इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इंडिया के कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। आईबीसी से पहले इंडिया का इंसॉल्वेंसी कानून बहुत ही बिखरा हुआ और कमजोर था, जिसकी वजह से बहुत देरी होती थी और क्रेडिटर्स को बहुत कम पैसा मिलता था। आईबीसी का मकसद इस प्रोसेस को आसान बनाना था, एक टाइम बाउंड तरीका देना था। ये एक अच्छी क्रेडिट मार्केट बनाने और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जरूरी था। आईबीसी ने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी से जुड़े कई सारे कानूनों को एक साथ ला दिया। इससे मुश्किल में फंसी कंपनीज के लिए एक यूनिफाइड सिस्टम बन गया। इस कोड ने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का कॉन्सेप्ट शुरू किया, जो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आरपी मुश्किल में फंसी कंपनी के कामकाज को देखता है, उसकी फाइनेंशियल हालत चेक करता है और एक ऐसा रेजोल्यूशन प्लान बनाने की कोशिश करता है जो सभी स्टेक होल्डर्स के लिए अच्छा हो। आईबीसी का मकसद एसेट्स की वैल्यू बढ़ाना और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। ये इंसॉल्वेंसी के लिए एक फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीका देना चाहता है, जिससे देनदार और लेनदार दोनों का भला हो। आईबीसी को इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से ये कुछ बेईमान प्रमोटर्स के हाथों में फ्रॉड का एक जरिया भी बन गया है। ये लोग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाते हैं, लेनदारों की मदद करने वाले कानून को अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आईबीसी का ढांचा भले ही मजबूत हो, लेकिन इसमें हेरफेर की गुंजाइश है, खासकर तब जब प्रमोटर्स अपने फायदे के लिए फ्रॉड करते हैं और आईबीसी के मकसद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। वो एसेट्स को गायब करने, कार्यवाही में देरी करने और रेजोल्यूशन प्रोसेस को खराब करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। ये गलत इस्तेमाल आईबीसी की साख को कम करता है और उसके असली मकसद को पूरा करने में रुकावट डालता है। इससे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में भरोसा कम होता है और सही इन्वेस्टर्स मुश्किल में फंसी एसेट्स में इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते हैं। प्रमोटर्स ने आईबीसी प्रोसेस में हेरफेर करने के लिए कई तरीके निकाले हैं ताकि उन्हें फायदा हो। इन तरीकों में अक्सर पेचीदा कानूनी चालें और मिलीभगत शामिल होती है। इन तरीकों को समझना फ्रॉड से लड़ने और आईबीसी की ईमानदारी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। एक आम तरीका है मुश्किल में फंसी कंपनी से एसेट्स को जानबूझकर अपने रिश्तेदारों को ट्रांसफर कर देना। इसमें एसेट्स को कम दामों में बेचना, झूठी लायबिलिटीज बनाना या पैसों को अपने अकाउंट में डालना शामिल हो सकता है। इससे कंपनी के पास लेनदारों को चुकाने के लिए कम पैसे बचते हैं, जिससे उन्हें कम रिकवरी मिलती है। एक और तरीका है केस करके देरी करना और रेजोल्यूशन प्रोसेस को रोकना। प्रमोटर्स फालतू के केस करते हैं, आरपी की नियुक्ति को चुनौती देते हैं या लेनदारों के दावों पर सवाल उठाते हैं। इन कानूनी लड़ाइयों से प्रोसेस कोर्ट में फंस जाता है, जिससे खर्चा बढ़ाता है और रेजोल्यूशन में देरी होती है। इसके अलावा प्रमोटर्स अक्सर आरपी के साथ सहयोग नहीं करते, जरूरी जानकारी देने से मना करते हैं या आरपी को कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से रोकते हैं। इस ट्रांसपेरेंसी की कमी से आरपी के लिए एक सही रेजोल्यूशन प्लान बनाना मुश्किल हो जाता है। रॉयल रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड और जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के केस इस बात का उदाहरण है कि कैसे आईबीसी का गलत इस्तेमाल फ्रॉड के लिए किया गया है। ये केस दिखाते हैं कि प्रमोटर्स ने सिस्टम का गलत फायदा उठाने के लिए कैसे तरीके अपनाए और इनके क्या बुरे नतीजे हुए। रॉयल रिफाइनरीज के केस में प्रमोटर्स पर अपने रिश्तेदारों से बढ़ा चढ़ाकर बिल बनाकर पैसे निकालने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कथित तौर पर मुश्किल में फंसी कंपनी से पैसे निकालने के लिए कई फर्जी कंपनियां बनाईं। इससे कंपनी के पास अपने लेनदारों को चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचे, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जेपी इंफ्राटेक केस एक और उदाहरण है कि कैसे प्रमोटर्स ने रेजोल्यूशन प्रोसेस में देरी करने के लिए मुकदमेबाजी का इस्तेमाल किया। प्रमोटर्स ने अलग अलग कोर्ट में इंसॉल्वेंसी की कार्यवाही को चुनौती दी, जिससे बहुत देरी हुई और घर खरीदारों के लिए अनिश्चितता पैदा हो गई, जो मुश्किल में फंस गए थे। ये केस दिखाते हैं कि आईबीसी को सख्ती से लागू करने और इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। ये दिखाते हैं कि प्रमोटर्स को उनके कामों के लिए जिम्मेदार ठहराना और ये सुनिश्चित करना कितना जरूरी है कि आईबीसी अपने असली मकसद, एक फेयर और सही रेजोल्यूशन सिस्टम को पूरा करे। गलत इस्तेमाल की संभावना को समझते हुए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में फ्रॉड से निपटने के प्रावधान हैं। आईबीसी का सेक्शन 63 इस लड़ाई में एक मुख्य हथियार है। ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी को फ्रॉड ट्रांजैक्शंस की जांच करने और जिम्मेदार लोगों को सजा देने का अधिकार देता है। सेक्शन 66 के तहत एनसीएलटी किसी भी ट्रांजैक्शन को गलत
या तरफदारी वाला मानकर रद्द कर सकता है, भले ही वो इंसॉल्वेंसी शुरू होने की तारीख से 2 साल पहले हुआ हो। इसमें ऐसे ट्रांजैक्शन शामिल हैं जहां एसेट्स मार्केट वैल्यू से बहुत कम दाम पर ट्रांसफर किए गए थे या जहां बिना किसी बिजनेस कारण के लायबिलिटीज बनाई गई थीं। एनसीएलटी फ्रॉड में शामिल पाए गए लोगों पर 5 साल तक की जेल की सजा भी दे सकता है। ये प्रावधान लोगों को फ्रॉड करने से रोकने के लिए जरूरी है। लेकिन सेक्शन 67 का असर तभी होगा जब फ्रॉड की समय पर पहचान हो और जांच हो। इसके लिए ट्रांजैक्शंस की बारीकी से जांच करनी होगी, खासकर रिश्तेदारों के साथ हुए ट्रांजैक्शंस की, और खतरे की निशानियों को पहचानने के लिए मजबूत तरीके बनाने होंगे। आईबीसी फ्रॉड से निपटने का ढांचा तो देता है, लेकिन इसे लागू करने और अमल में लाने में कई चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां कई कारणों से आती हैं, जैसे कानून की जटिलता, इंसॉल्वेंसी की कार्यवाही का विरोधाभासी स्वरूप और जांच एजेंसियों के पास सीमित संसाधन। एक बड़ी चुनौती है इरादा साबित करना। फ्रॉड का इरादा साबित करना अक्सर मुश्किल होता है, क्योंकि प्रमोटर्स अपने कामों को सही बिजनेस फैसले बता सकते हैं। इसके लिए जटिल ट्रांजैक्शंस को समझने और फ्रॉड के पैटर्न को स्थापित करने के लिए खास अकाउंटिंग और कानूनी विशेषज्ञता की जरूरत होती है। एक और चुनौती है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में शामिल अलग अलग लोगों के बीच तालमेल की कमी। इसमें रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, क्रेडिटर्स, जांच एजेंसियां और कोर्ट शामिल हैं। सही अमल के लिए सभी पार्टियों से जानकारी शेयर करना और मिलकर काम करना जरूरी है। इसके अलावा एनसीएलटी, जो आईबीसी मामलों का फैसला करता है, के पास बहुत सारे केस पेंडिंग हैं। इससे रेजोल्यूशन प्रोसेस में देरी होती है और सभी स्टेक होल्डर्स के लिए अनिश्चितता पैदा होती है। इन पेंडिंग केस को निपटाना और एनसीएलटी की क्षमता को बढ़ाना आईबीसी के असर के लिए बहुत जरूरी है। आईबीसी के गलत इस्तेमाल के इंडियन इकॉनमी पर दूरगामी नतीजे होते हैं। ये कोड के असली मकसद को कमजोर करता है, इन्वेस्टर्स का भरोसा तोड़ता है और एक मजबूत क्रेडिट मार्केट के विकास में रुकावट डालता है। जब प्रमोटर्स लेनदारों को धोखा देने के लिए आईबीसी का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इससे इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में नेगेटिव धारणा बनती है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हतोत्साहित करता है और इकॉनमी की ग्रोथ को रोकता है। ये वर्ल्ड बैंक के आइज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग सुधारने की सरकार की कोशिशों को भी कमजोर करता है। इसके अलावा आईबीसी के गलत इस्तेमाल से कानूनी सिस्टम में लोगों का विश्वास कम होता है। जब लोगों को लगता है कि कानून में आसानी से हेरफेर किया जा सकता है, तो इससे संस्थानों में भरोसा कम होता है और कानून का राज कमजोर होता है। इसके अलावा आईबीसी के गलत इस्तेमाल का सीधा असर बैंकिंग सेक्टर पर पड़ता है। बैंक अक्सर इंसॉल्वेंसी कार्यवाही में सबसे बड़े लेनदार होते हैं और आईबीसी के तहत फ्रॉड से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे उनकी लोन देने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और इकॉनमी में क्रेडिट की उपलब्धता कम हो सकती है। आईबीसी के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए एक ऐसा तरीका चाहिए जिसमें कानून में बदलाव, बेहतर जांच सिस्टम और सभी स्टेक होल्डर्स के बीच जागरूकता शामिल हो। एक जरूरी कदम है आईबीसी को लागू करने वाली एजेंसियों की जांच और मुकदमा चलाने की क्षमता को मजबूत करना। इसमें उन्हें पर्याप्त संसाधन, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी देना शामिल है ताकि वो जटिल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की प्रभावी ढंग से जांच कर सकें। एक और जरूरी कदम है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही को बढ़ावा देना। प्रमोटर्स द्वारा समय पर जानकारी देने को अनिवार्य करके, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की भूमिका को मजबूत करके और फैसले लेने की प्रक्रिया में लेनदारों की भागीदारी सुनिश्चित करके इसे हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा सभी स्टेक होल्डर्स, जिनमें प्रमोटर्स, क्रेडिटर्स और जज शामिल हैं, के बीच आईबीसी और उसके प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। इससे नियमों का पालन करने के माहौल को बढ़ावा मिल सकता है और लोगों को फ्रॉड करने से रोका जा सकता है। अंत में, नई चुनौतियों और कमियों से निपटने के लिए आईबीसी की लगातार समीक्षा और संशोधन जरूरी है। इसके लिए कानूनी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और उद्योग के लोगों के बीच मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि आईबीसी इंडिया में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी को हल करने के लिए एक मजबूत और प्रभावी कानून बना रहे।